नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है संविधान MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 28 क्लासेस MCQ के फॉर्मेट में कवर कर ली है। आज हम 29वीं वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जहां से सवाल आपसे बन जाते हैं। एक टॉपिक है राज्यों से जुड़े विशेष उपबंध, किस राज्य के लिए किस आर्टिकल में विशेष उपबंध किए गए हैं, किन किन राज्यों के लिए हैं, कौन से आर्टिकल्स में है, वो पूछा जाता है। दूसरा, संविधान में जो वरीयता क्रम है उसको लेकर सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सबको हम आज के वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुछ राज्यों के लिए विशेष अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में किए गए हैं? तो देखिए, राज्यों के लिए विशेष अस्थायी और संक्रमणकालीन ये जो उपबंध किए गए हैं, ये भाग 21 में किए गए हैं। भाग 21 के अंदर हमारे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 371। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था और 371 अलग अलग राज्यों से, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य, उनके लिए विशेष उपबंध करता है। ठीक है, बस आपने सिर्फ अभी यहाँ पे इतना याद करना है कौन कौन से आर्टिकल हैं, 370 और 71। 70 को अब खत्म किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 71 वाला जो आर्टिकल है 371, ये मौजूद है। एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि विशेष अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध किस भाग में है, अगर संविधान में आपसे भाग पूछा जाएगा तो भाग 21 के अंदर है। ठीक है, विशेष यानी दूसरे राज्यों से कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, अस्थायी यानी टेम्पररी कुछ समय के लिए किए गए हैं, और संक्रमणकालीन यानी कि अगर उस राज्य में व्यवस्था बदल रही हो या चेंज के दौर से वो राज्य गुजर रहा हो तो टेम्पररी तौर पर वहां पर जो व्यवस्था अपनाई गई हो। ठीक है, अगला, वर्तमान में भाग 21 में विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं? मैंने आपको कहा कि जो विशेष उपबंध वाले आर्टिकल्स हैं हमारे, वो भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। भाग 21 में ऐसे दो आर्टिकल्स थे हमारे पास, एक था आर्टिकल 370 और एक आर्टिकल 371। 370 को अब खत्म किया जा चुका है। इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी और सी, दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। विशेष उपबंध वाले जो आर्टिकल हैं वो 371 से लेकर 371 ज्या तक जाता है, इंग्लिश में जिसे जे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हिंदी में पूछेगा तो ज्या तक, और इंग्लिश अल्फाबेट्स में देखेगा तो जे तक ये जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों आपके सही थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या था? भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 370 था, यह एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध था, यानी टेम्पररी था। और क्योंकि उस समय सत्ता परिवर्तन हो रहा था, बदलाव के दौर से कश्मीर गुजर रहा था, जम्मू कश्मीर, तो उस समय के लिए संक्रमणकालीन उपबंध था। ठीक है, जब तक नई व्यवस्था पूरी स्थापित हो जाती तब तक के लिए उसने रहना था। 2019 में इसे खत्म किया जा चुका है। ठीक है, अगर हम 370 की देखें कि 370 आखिर इसमें था क्या, 370 के तहत 3 विषय थे जो केंद्र सरकार के पास थे, बाकी सारे के सारे विषय जो विधानसभा थी जम्मू कश्मीर के, उनके पास थे। 3 विषय कौन कौन से थे 370 के तहत जो केंद्र को मिले हुए थे? एक था डिफेंस का यानी रक्षा का, दूसरा था फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मामलों का, और तीसरा था कम्युनिकेशन यानी कि संचार का। ये 3 मामले केवल केंद्र के पास थे, बाकी सब कुछ किसके पास था? राज्यों के पास था। ठीक है, 2019 में इसे हटा दिया गया है और एक नया अधिनियम आया उस समय, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 का अधिनियम था। 31 अक्टूबर 2019 से वो लागू है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा वाला गलत है, आपने बताना है। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 239(a) के तहत पुदुचेरी के समान विधानसभा के साथ केंद्रीय शासित प्रदेश इसे बनाया गया। पहला बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जरूर बनाया गया, लेकिन इसकी विधानसभा भी होगी जैसे पुदुचेरी की है। तो पहला बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें होंगी और विधानसभा की 114 सीटें यहां पर होंगी। क्या ये आपका सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही है।
जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें इस अधिनियम के माध्यम से, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114 सीटें। इसके अलावा विधानसभा में जो उपराज्यपाल होंगे जम्मू कश्मीर के, वे 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। पूर्व की भांति एससी और एसटी के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा। देखिए, ये कथन तो सही है कि एससी और एसटी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो यहां पर दिया है पूर्व की भांति, ये गलत होगा। पहले जम्मू कश्मीर में एसटी जनजाति के लिए आरक्षण नहीं था। ये 2019 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से जोड़ा गया, तो ये पूर्व की भांति नहीं है, यानी ये वाला कथन आपका गलत है। ठीक है। आपको पूछा है कौन सा गलत है, केवल तीसरा गलत है। निम्न राज्यों में से किसके लिए संविधान के अंतर्गत करने से विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 के तहत किसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में? यहां पर अनुच्छेद 371 है। ठीक है। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। जब 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए, उसी के साथ साथ संविधान में एक नया आर्टिकल 371 को जोड़ा गया। ठीक है। ये जो 371 था, ये बॉम्बे राज्य के लिए या उसके कुछ हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान करता था। 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में बांट दिया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो 371 है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनके लिए प्रावधान करता है। ठीक है। तो 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा हुआ है। कब ये जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 7वें संशोधन के द्वारा। असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? असम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 के ख में कहे गए हैं। अब अगर इंग्लिश में से लिखेंगे तो 371 के बी में ये बात कही गई है। ठीक है। हिंदी में ख आ जाएगा, इंग्लिश में बी आ जाएगा। असम के अंदर जो विभिन्न जनजातियों वाले क्षेत्र हैं उनके लिए ये विशेष प्रावधान करता है। इसके लिए ये जो व्यवस्था करी गई थी, यानी 371 के अंदर 371 का बी पार्ट कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 22वें संशोधन के द्वारा 1969 में। ठीक है। किससे रिलेटेड है? असम के लिए विशेष उपबंध। ठीक है। हमने देखा 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है और 371 का जो बी पार्ट है वो असम के लिए है। जो 371 का क वाला पार्ट है यानी ए वाला पार्ट है वो है नागालैंड के लिए। वो नागालैंड के लिए विशेष उपबंध वहां पे करता है। ठीक है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किस आर्टिकल में है? मणिपुर के लिए ये 371 ग में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी 371 का जो सी वाला पार्ट है ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है। 1971 के दौरान इसे संविधान में जोड़ा गया था। 27वां संशोधन इसके लिए हुआ था। ठीक है। निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? पहला, नागालैंड को राज्य का दर्जा 1962 में दिया गया। पहला बिल्कुल सही है। संसद ने नागालैंड को राज्य का दर्जा 1962 में दिया। 13वां संवैधानिक संशोधन इसके लिए पारित किया था और इसके माध्यम से संविधान में आर्टिकल 371 ए जोड़ा गया। किससे संबंधित है? नागालैंड से। सेकंड कथन वही है कि 371 ए जुड़ा 13वें संशोधन के द्वारा, तो 2 आपके सही हो गए। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 371 सी वाला है, ये भी सही है, अभी हमने ऊपर देखा था। सिक्किम को पहले 35वें संशोधन के द्वारा संबद्ध राज्य बनाया गया, यानी इसे सहायक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के द्वारा। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। सिक्किम के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो 371 के च में किए गए हैं। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो 371 के एफ में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। सिक्किम मूल संविधान में भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में 35वां संशोधन होता है और उसे भारत में संबद्ध राज्य यानी सहायक राज्य का दर्जा मिलता है। अगले ही साल 36वां संशोधन होता है 1975 में और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है 371 च या एफ। ठीक है, जो सिक्किम के लिए विशेष उपबंध करता है। यहां पर कौन सा वाला सही है? सभी कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सही काल अनुक्रम चुनें। तो सही अनुक्रम आपने लगाना है। नागालैंड कब राज्य बना था? नागालैंड 1972 में राज्य बना था।
सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था? सिक्किम पूर्ण राज्य 1975 में बना था। मणिपुर राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य मणिपुर ये बना था 1972 में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ये 1987 में बना। और मिजोरम की बात करें, ये भी 1987 में बना। नागालैंड 62 में बना था। सही क्रम आपने लगाना है, तो नागालैंड सबसे पहले बना यानी 1 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका मणिपुर आता है 72 में यानी कि 3 आएगा। फिर आपका सिक्किम है यानी कि 2, और उसके बाद दोनों 87 है तो 4 5 या 5 4 दोनों आ सकते हैं। तो 1 3 2 हमारे आगे होंगे और वो वाला ये है। बाकी पीछे के दोनों सेम हैं, दोनों 87 में बने तो दोनों का वर्ष 1 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इनमें से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 के घ से यह जुड़ा हुआ है। घ पाठ यानी कि डी पाठ। आंध्र प्रदेश जो था भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश के लिए संविधान में 32वां संशोधन किया गया 1973 में। नया आर्टिकल जोड़ा गया 371 का घ पाठ और 371 का ड पाठ। ठीक है, जो 371 घ है यह आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध करता है, और जो 371 का ड है यह आंध्र के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। ठीक है, दोनों सही है। मिजोरम अनुच्छेद 371 के 6 में है, क्या ये सही है? मिजोरम भी आपका बिल्कुल सही है। 6 को इंग्लिश अल्फाबेट्स वाले में जी लिखा जाएगा, इससे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन बन जाता है किस राज्य के लिए विशेष उपबंध किस में है, तो मिजोरम के लिए 371 के 6 में है या फिर 371 के जी में है। ठीक है, गोवा के लिए अनुच्छेद 371 का ज्या पाठ आता है। ठीक है, ज्या पाठ जो है ये गोवा के लिए नहीं है, ये कर्नाटका के लिए है। ठीक है, गोवा के लिए झ पाठ आता है हिंदी में। इंग्लिश में गोवा के लिए आई आता है। 371 का जो आई वाला पार्ट है वो गोवा के लिए है, और 371 का जो जिया वाला पार्ट है यानी जे वाला पार्ट है वो कर्नाटक के लिए है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य के लिए भाग 21 में कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है? हमने कुछ राज्यों के विशेष आर्टिकल्स को देखा, किसके लिए किस आर्टिकल में बात कही गई है, जिसमें हमने देखा कि 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। 371 का जो क पार्ट है वो नागालैंड से जुड़ा हुआ है। 371 का क पार्ट। जो ख पार्ट है वो असम से जुड़ा हुआ है। जो आपका ग पार्ट है 371 का ग वाला पार्ट वो मणिपुर से जुड़ा है। इसके अलावा घ और ड आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जो च पार्ट है उसका यानी एफ वो सिक्किम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद छ वाला हमने देखा कि वो मिजोरम से जुड़ा हुआ है, उसको भी देखा। फिर जो ज है ये जुड़ा है अरुणाचल से, और फिर 2 हैं झ जो गोवा के लिए है और ज्या जो आपके कर्नाटक के लिए, यानी मेघालय इन में नहीं आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी 371 के तहत कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? टोटल की अगर हम बात करते हैं वर्तमान में 12 राज्यों के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, कर्नाटका और गोवा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के लिए है, 2 राज्यों के लिए नहीं है, एक मेघालय और दूसरा त्रिपुरा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता था, नेफा। हिंदी में पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी इसको कहते थे। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल रखा गया था। 1987 में इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संशोधन इसके लिए होता है और इसके लिए एक नया आर्टिकल 371 का ज पार्ट संविधान में जोड़ा जाता है और विशेष उपबंध इसके लिए किए जाते हैं। ठीक है, 2014 में तेलंगाना बनने पर किस अनुच्छेद को विस्तार दिया गया? देखिए, तेलंगाना किससे अलग हुआ? तेलंगाना अलग हुआ हमारा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? आंध्र प्रदेश से जुड़ा है 371 का घ पार्ट, जिसे कहते हैं डी पार्ट। ठीक है, तो इसी में क्या होगा? संशोधन होगा या इसी में विस्तार होगा। इसका जो सही आंसर है वैसे वो ऑप्शन ए और बी दोनों है, क्योंकि घ को ही इंग्लिश में डी पार्ट कहा जाता है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति का स्थान प्रधानमंत्री से ऊपर होता है, क्या यह सही है? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है।
अगर हम भारतीय संविधान में वरीयता क्रम को देखें तो कम से कम शुरुआत के जो 5-6 पद हैं वो आपको पता होने चाहिए वरीयता क्रम के। सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट और फिर आता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से ऊपर होता है वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति। पहला बिल्कुल सही है। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के अंदर क्रम में चौथे स्थान पर होते हैं। इन 3 के बाद चौथे नंबर पे आता है गवर्नर अपने राज्य का। ठीक है, यानी मान लीजिए किसी एक राज्य के अंदर सभी हैं शामिल, वहां पे प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति है, उस राज्य का राज्यपाल भी है और दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी हैं। तो वो किस वरीयता क्रम में बैठेंगे? सबसे आगे राष्ट्रपति बैठेगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर यहां पे प्रधानमंत्री, उसके बाद उस राज्य का, जिस राज्य में कार्यक्रम हो रहा है वहां का राज्यपाल। ठीक है, बाकी जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल हैं वो वरीयता क्रम में पीछे होते हैं। अगर वो दूसरे राज्यों में हैं वो बैठते हैं 8वें क्रम पे, वरीयता क्रम में वो 8वें स्थान पर हैं। राज्यपाल अपने राज्य में चौथे नंबर पे होता है वरीयता क्रम में, दूसरे राज्य में 8वें नंबर पे होता है। ठीक है, यहां पर आपके दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, वरीयता क्रम में किस एकमात्र सम्मान को शामिल किया गया है? देखिए, वरीयता क्रम के अंदर एकमात्र सम्मान जो शामिल है वो है भारत रत्न। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो हमारा वरीयता क्रम में 7वां नंबर है, पहला नंबर राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल अपने राज्य में, 5वां जो स्थान है वो पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान उप प्रधानमंत्री के लिए है, 6वां मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। जो 7वां क्रम है इसमें केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आते हैं, विपक्ष का जो नेता है संसद में वो आता है, राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं। इसके अलावा इसी 7 का एक सब पार्ट भी है 7 का, इसमें भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आता है। भारत रत्न एकमात्र पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, निम्न कथन और कारण पर विचार करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 9 का स्थान दिया गया है। देखिए, जो 9वां जो पार्ट है, 9वां जो क्रम है वरीयता क्रम में, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए होता है। ठीक है, इसी के अंदर एक और पार्ट जोड़ा गया 9 का, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है। तो पहला बिल्कुल सही है कथन आपका। कारण, टीएन शेषन के आग्रह पर अगस्त 1993 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष दर्जा दिया गया, ये वाला बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पहले वरीयता क्रम में शामिल नहीं किया गया था, 1993 में इनको शामिल किया गया जब 9 का जोड़ा गया और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समकक्ष माना गया। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। वरीयता क्रम में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख का स्थान क्या है? वरीयता क्रम में अगर हम टॉप से देखें तो सेना के जो तीनों प्रमुख होते हैं वे 12वें क्रम पे आते हैं वरीयता क्रम में। ठीक है, पहले क्रम पे कौन है? राष्ट्रपति, दूसरे पे प्रधानमंत्री, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, ऐसे ही 12वें पे तीनों सेनाओं के प्रमुख। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, राज्यपाल अपने राज्य से बाहर जाने पर मुख्यमंत्री से नीचे आ जाता है, क्या यह सही है? राज्यपाल अपने राज्य के अंदर तो चौथे स्थान पर है, लेकिन राज्य के बाहर वो 8वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, जबकि जो मुख्यमंत्री होता है वो 7वें नंबर पे होता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है कि राज्यपाल जब अपने राज्य से बाहर जाता है तो वरीयता क्रम में वो मुख्यमंत्री से नीचे आ जाता है। भारत में विदेशी राजदूतों का स्थान 8वां है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में जो विदेशी राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उनका जो स्थान है वो 8वें नंबर पे है। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री जब अपने राज्य के बाहर जाते हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का स्थान सुप्रीम कोर्ट जज से नीचे है। अभी हमने ऊपर देखा जज से नीचे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष है, ये वाला आपका गलत है। उप प्रधानमंत्री का स्थान भूतपूर्व राष्ट्रपति से नीचे होता है। जो पूर्व राष्ट्रपति है वरीयता क्रम में वो 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, जबकि जो उप प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान उप प्रधानमंत्री, वो 5 के क में आता है, यानी इससे नीचे वाले में शामिल है। यह भी सही आपका होगा। निम्न को सही वरीयता क्रम में लगाएं। अब आपने वरीयता क्रम को लगाना है। सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं वरीयता क्रम से वो इस टाइप के बनते हैं कि वरीयता क्रम में इनको लगाएं। सबसे पहले कौन आएगा वरीयता क्रम में? राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति बैठेगा। राष्ट्रपति के बाद इनमें से कौन आएगा श्रेणी में?
राष्ट्रपति के बाद आता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि 2। लोकसभा अध्यक्ष के बाद जो भारत रत्न प्राप्त करता होता है वो 7 नंबर पे है यानी कि वो आ जाएगा यानी 4। और अंत में फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हमारे 9 नंबर पे होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ। तो यहां पर क्या होगा 3, 1 2 4 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, निम्न को सही वरीयता क्रम में लगाएं। फिर से वरीयता क्रम में लगाना है। इस बार 5 पदों को यहां पे दिया गया है। देखिए, जो पूर्व उपराष्ट्रपति होता है ये किस नंबर पे आता है वरीयता क्रम में? पूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पे आता है। पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में 7वें नंबर पे आता है। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में 4थे नंबर पे होते हैं, बाहर 8वें पे होते हैं, लेकिन अपने राज्य में बोला है तो 4। भारत का महान्यायवादी यह 11वें नंबर पे आता है और लोकसभा का अध्यक्ष यह 6ठे नंबर पर है। यानी पूर्व राष्ट्रपति जो होता है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष से ऊपर का पद होता है। ठीक है, तो हमने इनका पूरा क्रम यहां पे देखा। सबसे पहले कौन आ जाएगा इनमें? सबसे पहले आएगा राज्यों का राज्यपाल जो 4थे नंबर पे है यानी कि 3 सबसे पहले है। 3 नंबर के बाद इनमें कौन आएगा? पूर्व राष्ट्रपति जो 5वें नंबर पे होते हैं यानी 1। इनके बाद लोकसभा के अध्यक्ष जो 6ठे नंबर पे हैं यानी 5। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री जो 7वें नंबर पे होते हैं यानी कि 2 और अंत में 4 महान्यायवादी। 3 1 5 2 4 हमारा सही आंसर होगा। 3 1 5 2 4 यहां पर है। तो ज्यादातर वरीयता क्रम से इसी प्रकार के सवाल बनते हैं, क्रम लगाने वाले सवाल बनते हैं जिनको हमने यहां पे देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 29वीं क्लास यहाँ पे कवर करी। हमने इन क्वेश्चंस को डिटेल में करने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा, वरीयता क्रम को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।